लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था। सल्फोनामाइड्स ड्रग्स हम पढ़ रहे थे, सही। यहाँ से तो इसकी मेटाबॉलिज्म से शुरू करते हैं। मेटाबॉलिज्म हम कर रहे थे। यहाँ पे ना आपको याद होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म जब हमने पढ़ा था इसी बुक में, तो वहां पे आपको एक फेज 2 में एसिटाइलेशन बताया था। एक फेज होता है एसिटाइलेशन, जो लिवर में जहाँ पे इसकी मेटाबॉलिज्म होती है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम की मदद से। तो ये एसिटाइलेशन जो है, एसिटाइलेशन ये फेज 2 रिएक्शन होता है मेटाबॉलिज्म का, जहाँ पे सल्फोनामाइड ड्रग जो है ना मेटाबोलाइज्ड होती है। ये मैंने वहां पे जब ये एसिटाइलेशन पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था कि सल्फा की जितनी भी ड्रग्स हैं आपने याद रखनी है। अगर इसका फेस पूछा जाए तो ये फेज 2 का है रिएक्शन, जिसका नाम है एसिटाइलेशन। सही, तो ये वो वही बात है, आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। बाकी ये सच कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। फिर आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स पे। साइड इफेक्ट्स इसके क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब एलर्जिक रिएक्शंस होंगे, स्किन रैशेस वगैरह होते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है, रीनल टॉक्सिसिटी भी यहाँ से होती है। और क्या होता है? विटामिन के की डिफिशियंसी अगर ज्यादा डोज में दी जाए तो इससे क्या होता है? विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है। तो ये भी आपने एमसीक्यूज याद रखना है। अगर पूछा जाए या ऑप्शंस में मौजूद हो तो आपको कम से कम क्लियर होना चाहिए कि सल्फोनामाइड्स जो ड्रग्स होती हैं, अगर उसका ओवर यूज किया जाए या प्रोलॉन्ग यूज किया जाए तो बॉडी में विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है। उसके बाद दूसरा इसका साइड इफेक्ट क्या है? थ्रम्बोसाइटोपेनिया। थ्रम्बोसाइटोपेनिया किसे कहते हैं? नंबर ऑफ डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटिलेट्स। जो प्लेटिलेट्स की तादाद होती है वो भी कम हो जाती है अगर इसको ज्यादा मिकदार में यूज किया जाए। तो ये दो इसके साइड इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं पेपर के हवाले से, जो आपने याद रखना। बाकी स्किन वगैरह पे रैशेस भी बनते हैं। तो यहाँ तक हमारी सल्फोनामाइड्स खत्म होती है। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं पेंसिलिन। सही है। पेंसिलिन आपको पहले भी पता है ये क्या है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। ये बीटा लैक्टम रिंग होती है जो एंटीबायोटिक्स पे मौजूद होती है। ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग इनको कहा जाता है, जिसमें पेंसिलिन भी आता है, सेफालोस्पोरिन भी आता है, हम नीचे पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि वो बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकती है। तो पेनिसिलिन में क्या क्या चीजें हैं? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले भी बताया है। ये क्या करते हैं? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को जो है ना ब्रेक करते हैं, ताकि बैक्टीरिया सरवाइव ना करे। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? सेल वॉल पे जाके ये इफेक्ट करती है पेनिसिलिन वगैरह। सही हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या क्या चीजें हैं? हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में फंगस से पेंसिलिन को बनाया था। उसका नाम था पेंसिलियम नोटोटम। तो ये याद होगा आपको, ये मैंने पहले आपको बताया था। बाकी और क्या चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद केमिस्ट्री वगैरह में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम उसे कहते हैं जिसका लिमिटेड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया पे इफेक्ट होता है। नैरो स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? जिसका लिमिटेड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया पे इफेक्ट होता है। ये हम माइक्रो में भी पढ़ेंगे। जस्ट सिंपली आपको पता हो तो इसका लिमिटेड यूज होता है। या तो वो ग्राम पॉजिटिव पे इफेक्ट करेगी या तो वो ग्राम नेगेटिव पे करेगी। सही है। ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं ये हम मंडे को माइक्रो शुरू करेंगे, वहां पे पढ़ेंगे। तो ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। तो या तो वो ग्राम पॉजिटिव पे करेगी या तो ग्राम नेगेटिव पे करेगी। तो ये इसका लिमिटेड यूज है एंटीबायोटिक का। इसको कहा जाता है नेरो स्पेक्ट्रम। सही है। फिलहाल थोड़ा इनको समझ लें। दूसरा होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड वर्ड इंग्लिश में भी बताया, इसका मतलब होता है वाइड। वाइड, बहुत ही वसी। मतलब इसका क्या होता है कि इसका जो ड्रग का इफेक्ट होता है बहुत ही वसी होता है, ब्रॉड होता है। ये ग्राम पॉजिटिव को भी जो है ना क्या कहते हैं इफेक्ट करती है, ग्राम नेगेटिव को भी करती है। सही है। तो ये दोनों को करती है, जिसमें टेट्रासाइक्लिन वगैरह ये नीचे भी पड़ते हैं। फिर आता है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। क्या होता है? ये मॉडिफाइड ड्रग्स होती हैं। ये जो है ना ओरिजिनल नैरो स्पेक्ट्रम जो होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा इनका असर होता है। ये करती ग्राम नेगेटिव पे ये है या ग्राम पॉजिटिव पे, बट ग्राम नेगेटिव से थोड़ा सा
ज्यादा इनका असर होता है। ठीक है, बाकी ऐसा कोई इनमें इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये जस्ट बताना था। यहाँ पे क्या क्या इसने डिविजन्स की हुई है। बीटा लैक्टमेज सिंथेटिक पेनिसिलिन। ठीक है, अभी बीटा लैक्टमेज क्या होता है, ये एक एंजाइम होता है बैक्टीरिया में जो जितनी भी एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होती है ना उनको रेजिस्ट करता है बीटा लैक्टमेज, ताकि वो जो है ना एंटीबायोटिक्स इसकी सेल वॉल को तोड़ ना सके, तो ये बैक्टीरिया मौजूद होता है। तो ये सेंसिटिव है जो है ना पेनिसिलिन, इसका क्या होता है कि ये ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव पे करेंगी क्योंकि नेरो स्पेक्ट्रम है। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल दिया हुआ है, पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, ये नाम वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में ऑक्सीसिलिन, क्लोक्सासिलिन, टेमोजिलिन, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको नेरो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का पता हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इम्पिसिलिन होता है, एमोक्सिलिन, ये क्या आते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं। सही है। बस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, सिंपल ही आपने याद रखना है, डिटेल में नहीं जाना है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया पे पेनिसिलिन के जितने भी कंपाउंड होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देते हैं, और क्योंकि सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकोन लिपिड्स की बनी हुई होती है, ये पहले भी बताया है। सही है। तो यहाँ पे पेनिसिलिन उन एंजाइम के साथ बाइंड करती है, उस एंजाइम का नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ वर्बली फुल बताऊं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये एक एंजाइम होता है। ठीक है, तो इनके साथ है, ये सेल मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होता है बैक्टीरिया की, ये इसके साथ जाके बाइंड करता है, जिससे फिर एक ट्रांसपेप्टाइज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होता है, जो सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देता है। ये ओवरऑल इसमें चीजें लिखी हुई हैं जो यहाँ पे जो है ना मौजूद है। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ये वाला सही हो गया। तो फिर ट्रांसपेप्टाइज एंजाइम एक्टिवेट होता है, और वो क्या करता है, सेल वॉल को सिंथेसिस को रोक देता है। बट सिंपली पेपर में आता है सेल वॉल जो है इनहिबिटिंग बैक्टीरिया, आपने भी जस्ट वो ही याद रखना है, इतनी डिटेल में नहीं है। तो उससे क्या होता है, सेल वॉल टूट जाती है, वहां पे वाटर जो है ना अंदर आ जाता है बैक्टीरिया में, और वहां पे क्या होता है, सोइलिंग हो जाती है सेल में, या वो ब्रस्ट हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन था। फिर ये फार्माकोकाइनेटिक्स वगैरह ये हमारे काम की नहीं है। एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। फिर हम इसके आते हैं साइड इफेक्ट्स पे। सही है। साइड इफेक्ट्स इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रेयर होते हैं इसके। क्या क्या चीजें इसमें, स्किन में रेशेस बनेंगे, आर्टिकेरिया, एंजोडीमा, वेस्कुलाइटिस, इन एनाफ्लेक्सिस, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसके। बट फिर भी मैं जो है ना क्या कहते हैं थोड़ा बहुत इनके बारे में, ये क्या होते हैं, स्किन में रेशेस वगैरह बन जाते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स थे। जर्नली ये वो टॉक्सिसिटी करवाती है। ठीक है। यहाँ फेस और लिप्स की जब सोइलिंग हो जाती है उसको एंजियोओडिमा कहा जाता है। यहाँ वस्कुलाइटिस वेजल्स वगैरह में कुछ होगा, यहाँ जो है ना शॉक वगैरह भी हो सकता है इसमें। बाकी थ्रम्बोसाइटोपिनिया वो जनरल सिंपल सिंपल इसके जो है ना वो होते हैं, रिएक्शंस होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी मोस्ट कॉमन वही है ना, हाइपर सेंसिटिविटी में एलर्जिक रिएक्शन, तो ये स्किन पे रेशेस बनते हैं इसमें। ठीक है। और कोई यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरिया भी हो जाता है सुपर इन्फेक्शन में इससे। ठीक है, बाकी है सच कोई यहाँ से भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। फिर हम आते हैं सेफालोस्पोरिन, ये भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है सेफालोस्पोरिन। तो इससे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ते हैं। तो ये भी क्या होती है, ये भी सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देती है। सेम इसका मोड ऑफ फंक्शन होता है जो पेनिसिलिन का था। अभी इसमें क्या क्या है, हिस्ट्री वगैरह दी हुई है, हिस्ट्री भी हमारे काम की नहीं है यहाँ पे सच कोई, इसके हवाले से। क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है, क्लासिफिकेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, पेपर के हवाले से पेपर में आ सकती है इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में इसको जो है ना डिवाइड किया है गया है डिफरेंट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ। यहाँ से कुछ ड्रग्स हैं इंपॉर्टेंट, जो पेपर में वो दे सकता है कि ये कौन सी जनरेशन से है। तो जो इंपॉर्टेंट हैं ड्रग्स उनके नाम लिखवा देता हूँ या मेंशन करवा के दे देता हूँ, वो आपने याद रखनी। ठीक है। तो आपने वो याद रखने हैं कि कौन सी फर्स्ट जनरेशन, सबके नाम अगर याद होते हैं तो ठीक है, वरना सबके याद रखने की जरूरत नहीं।
अभी क्या है, ये 5 जनरेशन में इसको डिवाइड किया गया है सेफालोस्पोरिन को। जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो हाईली एक्टिव होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वीक उसका फंक्शन होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे एक लिस्ट लगी हुई है सेफालोस्पोरिन के कंपाउंड ड्रग्स की, आपने यहाँ से याद रखनी है सेफाड्रोऑक्सिल। ठीक है, सेफाड्रोऑक्सिल जो है ये वाली क्या है, फर्स्ट जनरेशन में आती है। तो ये आपको उसमें एमसीक्यूज में दे सकता है, या ऑल ऑफ दीज फॉलो उसमें दे सकता है, किसी भी फॉर्म में दे दे, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन। तो ये वाला बेस्ट एग्जांपल है सेफाड्रोऑक्सिल। ये आपने याद रखनी है, जो है ना, ये आती है फर्स्ट जनरेशन। बाकी और अगर याद होते हैं तो कोई मसला नहीं। सेफाजोलिन है, सेफ्लाक्सीन है, ये फर्स्ट जनरेशन में। फिर आती है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन की जो फंक्शन होता है, ये ग्राम नेगेटिव में ज्यादा होता है, ग्राम पॉजिटिव में फिर इसका कम जो है ना वर्क होता है। इसमें जो आपने याद रखना है कौन सा, जो है ना, सेफामेंडोल। ठीक है, सेफामेंडोल आपने याद रखना है। सेफ्टियम, सेफ्टियम जो है, सेफोटियम, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, या सेफप्रोजिल। ठीक है, तो ये क्या आती है, ये सेकंड जनरेशन में आती है। सेफामेंडोल, सेफोटियम या सेफप्रोजिल। ठीक हो गया, ये आते हैं सेकंड जनरेशन में, और ये ग्राम नेगेटिव में आते हैं। फिर आती है थर्ड जनरेशन, ये भी स्पेशली स्ट्रांग एक्टिविटी दिखाती है ग्राम नेगेटिव में। और यहाँ से एक ड्रग इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है, सेफोटॉक्साइन, और उसके साथ है सेफ्टियोफर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली दोनों। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है, सेफोटॉक्साइन एंड सेफ्टियोफर, ये दोनों आपने याद रखनी है। ये आती है थर्ड जनरेशन में। तो थर्ड जनरेशन वाली ये दो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बट यहां से फिर बता दूं पेपर में नहीं आया है क्वेश्चन। फोर्थ जनरेशन जो होती है ये वाली ब्रॉड स्पेक्ट्रम में होती है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कर सकती है। सेफीपाइन वगैरह है। सही हो गया, तो सेफीपाइन यहाँ से थोड़ी इंपॉर्टेंट है फोर्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन में दो ड्रग्स आती हैं, सेफ्ट्रोलीन एंड सेफ्टोबाइप्रोल। ठीक हो गया, तो इनका भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम होता है, बट ये ग्राम पॉजिटिव को रेजिस्ट करती हैं। तो ये कुछ इनके नाम होते हैं जो बताए हैं, वो थोड़े आपको पता हो, ताकि आप उसको थोड़ा सा एनलिस्ट कर सकें कि भाई ये फर्स्ट में है या सेकंड में। जैसे सेफाड्रोक्सिल फर्स्ट में है, सेफ्टा प्रोजेल या सेफ्टियाम या सेफामेंडोल ये सेकंड में आती हैं, सेफ्टियोफर या सेफाटोक्सिम जो है ये थर्ड जनरेशन में। ये वाली इंपॉर्टेंट है। एक दो बुकलेट्स में ये एमसीक्यूज है कि सेफाटोक्सिम जो है ये कौन सी जनरेशन है सेफालोस्पोरिन की, तो ये थर्ड जनरेशन में आती है। ठीक है, बाकियों का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्या करती हैं, मेटाबोलिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेफालोस्पोरिन का सिमिलर है पेनिसिलिन की तरह। ये वही बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को में जाकर इनहिबिट करती है, ब्लॉक करती हैं। कौन सा एंजाइम ऊपर बताया था, ट्रांसपेप्टाइज एंजाइम। ठीक है, ट्रांसपेप्टाइज एंजाइम को ब्लॉक करती हैं, उससे क्या होता है, सेल वॉल की सिंथेसिस रोक जाती है। तो ये सेम इनका फंक्शन होता है जो हमने वहां पे पढ़ा था। ठीक हो गया। हाँ, वाइडली यूज्ड इन, जी जी ये भी है। ठीक है, थर्ड जनरेशन वाइडली यूज्ड इन वेटनरी मेडिसिन। सही है, थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है यहाँ पे, जो है ना, ये जो सेफाटॉक्सिन, शायद ये मैंने पहले बताया था कि ये सेफालोस्पोरिन की जो ड्रग्स होती हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं। ये जो सेफाटॉक्सिन होती है थर्ड जनरेशन वाली, ये जो है ना, ये जो है ना कॉमनली यूज की जाती है मीननजाइटिस में। ये भी आपने याद रखना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, मीननजाइटिस, जो ब्रेन में मीननजेस होते हैं उसकी इन्फ्लामेशन को मीननजाइटिस कहा जाता है। तो ये जब भी आ जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मीननजाइटिस, इनकी इन्फ्लामेशन के लिए, तो ये सेफालोस्पोरिन का कंपाउंड होता है, सेफाटोक्सिन यूज की जाती है। सही हो गया, ये आपने याद रखना है।
तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स इतने नहीं है जो पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट हो, याद करने की बात हो। सही है। यह भी वही पेंसिलिन की तरह स्किन के रेशेस वगैरह हो जाते हैं। फीवर जो है ना, यहाँ लिम्फ नोड वगैरह की सोइलिंग हो जाती है, लिम्फेडोपैथी हो जाता है। फिर आते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ये क्या होते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर? ये वो ड्रग्स होती हैं जो इनहिबिट करती हैं जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है ना, मैंने बताया था बैक्टीरिया में जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, जो बीटा लैक्टम हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं ना, उसको रोकने के लिए बैक्टीरिया के पास बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है, ताकि वो उन एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय कर सके। अगर डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तो वो उसके सेल वाल की सिंथेसिस को रोक देंगे और बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो ये होते हैं कुछ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ये इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, बट इनको कंबाइंड फॉर्म में या किसी और ड्रग के साथ मिला के दिया जाता है, ताकि जो बीटा लैक्टम जैसे पेंसिलिन है या सेफालोस्पोरिन है उसका इफेक्ट ज्यादा रहे और बैक्टीरिया मर सके। सही है। तो इसलिए इनको कहा जाता है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। सही है। तो ये क्या करते हैं, बीटा लैक्टमेज एंजाइम पे जाके बाइंड करते हैं और वहां से जो बे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको तोड़ने से बचाते हैं। बस आपने यहाँ से तीन ड्रग याद रखनी है, ये भी पेपर के लिए हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है। कैल्व्यूलेनिक एसिड, सल्बेक्टोम एंड टेजोबेक्टम, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों नेम। ये क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, तो क्लेव्युलेनिक एसिड, सल्बेक्टॉम एंड टेजोबेक्टॉम जो होते हैं ये तीनों दिए जाते हैं। मतलब अगर आप एमोक्सिलिन दे रहे हैं उसके साथ आपने कल्व्युलेनिक एसिड को मिला दिया, तो एमोक्सिलिन की जो इफेक्ट है वो ज्यादा होगा, उसको बैक्टीरिया किल नहीं कर पाएगा इस एंजाइम की मदद से बीटा लैक्टम। तो इसको कम कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया जाता है। ये अलोन इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो ये तीन नाम आपको पता हो, ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं, टेजोबेक्टम, सल्बेक्टम एंड कल्व्युलेनिक एसिड। सही है। तो ये यहाँ तक आपने याद रखना है। इनके नाम पता हो आपको। उसके बाद क्या चीज है, फिर आते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स पे। ठीक है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ये भी जो है ना एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में होते हैं, जिसमें हमने पढ़े थे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, केनामाइसिन। ये कंपाउंड इसमें हमने आपको नाम बताए थे, जेंटामाइसिन वगैरह। सही हो गया। तो इसका क्या 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 चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट है, सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से आपने याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जितनी भी हैं एंटीबायोटिक्स उसमें फर्स्ट कौन सा डिस्कवर हुआ था, वो होता स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये वाला एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। यहाँ पूछा जाए अमाइनो ग्लाइकोसाइड में से सबसे पहले कौन सा जो है ना डिस्कवर किया गया था, ये 1944 में वेक्स मैन ने, ये साइंटिस्ट था, इन्होंने अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में से पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन को जो है ना डिस्कवर किया था। सही है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी है सच कोई इनसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ये इसका मेजर रोल होता है। फिर ये नैरो स्पेक्ट्रम में होती है, ब्रॉड में न्यूमाइसिन यूज की जाती है, एक्सटेंडेड में जेंटामाइसिन यूज की जाती है। और ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बोथ 30S एंड 50S राइबोसोमल सब यूनिट्स पे बाइंड करती है अमाइनो ग्लाइकोसाइड, बट मोस्टली हमने पढ़े थे 30S राइबोसोम्स। उसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स याद रख लें। नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, इसमें किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के ओवर यूज से। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके साथ ओटोटॉक्सिसिटी, एयर में भी पेन हो सकता है। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ओटोटॉक्सिसिटी वाला वेरी इंपॉर्टेंट है कि ओटोटॉक्सिसिटी जो है ना किस में होती है, ये इनर एयर में इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाती है या डिसफंक्शनल हो जाता है। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दे या अमाइनो ग्लाइकोसाइड का कोई भी कंपाउंड दे दे, न्यूमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, तो इनकी वजह से ओटोटॉक्सिसिटी होती है। वैसे नेफ्रोटॉक्सिसिटी तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है ना। तो ऑटोटॉक्सिसिटी इसमें मेन है जो आपने याद रखनी है। अगर पूछा जाए ऑटोटॉक्सिसिटी किससे होती है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के कंपाउंड से होती है, या अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑप्शन में देता है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी भी जो है ना डैमेज हो जाती है इसके ओवर यूज है। तो ये दो आपने याद रखने।
ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड या स्ट्रेप्टोमाइसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। बाकी ये मैंने सोर्सेस पहले भी बताए थे, ये आप देख लीजिएगा, ये वही सेम है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से ली गई थी। ठीक है। और इस इतना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज नहीं। फिर आते हैं टेट्रासाइक्लिन पे। ठीक है। टेट्रासाइक्लिन जो है, ये क्या होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये यूज की जाती है ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। और ये क्या थी, हमने पढ़ा था बैक्टीरियोस्टेटिक है ये। क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर दिए। और प्रोटीन की सिंथेसिस को ये भी रोकती है। यहाँ पे हमने पढ़े थे 30S राइबोसोम को पे जाके बाइंड होती है। सही है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जो है ना, इसकी हिस्ट्री में सच कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। क्लासिफिकेशन में नैरो स्पेक्ट्रम में इसके कंपाउंड्स क्या होते हैं, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लोरो टेट्रासाइक्लिन, इसके ये कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट टेट्रासाइक्लिन में। ठीक हो गया। तो इसके नैरो स्पेक्ट्रम में मतलब ये जो है ना, 2 से 8 घंटे तक इसका इफेक्ट होता है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। बट ये टाइम वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। टेट्रासाइक्लिन खुद, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ये नैरो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। सही है। तो ये आपने याद रखना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मेटासाइक्लिन, डेमोसाइक्ल डेमीक्लोसाइक्लिन, और एक्सटेंडेड में डॉक्सीसाइक्लिन, ये वो तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ये नहीं पूछेगा कि नेरो कौन सी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन सी है। मूड ऑफ एक्शन पता हो, इसके साइड इफेक्ट्स पता हो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सही है। तो ये फ्रीक्वेंट जो शॉर्ट ड्यूरेशन होती है नेरो स्पेक्ट्रम, वही बात है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसका थोड़ा असर ज्यादा होता है मॉडरेट में। एक्सटेंड है तो इसका थोड़ा ड्यूरेशन ज्यादा होता है इफेक्ट का। ठीक है। तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन टेट्रा ये कॉमन यूज होते हैं, तो ये नेरो में यूज किए जाते हैं। बाकी है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया के सेल वॉल से जैसे अंदर आती है, तो वो बाइंड करती है कहाँ पे, 30S राइबोसोमल सब यूनिट्स पे। ठीक है। तो वहां पे टेट्रासाइक्लिन जो है ना, अमाइनो साइकिल ट्रांसफरेज एंजाइम, वो आरएनए वो होते हैं। जो वैसे आरएनए के भी हम माइक्रो में टाइप्स पढ़ेंगे। एक मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, जो राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाते हैं, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह को। तो ये क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस को रोक देते हैं। जाहिर है हमारा प्रोटीन वहां से ही बनते हैं। तो वहां से क्या कहते हैं कि प्रोटीन की चेन आगे नहीं बढ़ पाती, प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाती है। तो सिंपली आपको बताओ कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकते हैं। अगर राइबोसोमल यूनिट पूछे जाएं तो 30S राइबोसोमल यूनिट पे ये बाइंड करती है। सही है। तो ये आपको पता होना चाहिए बस। और ये बैक्टीरियोस्टेटिक होती है। एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, ये हमारे काम की नहीं है चीजें। फिर इसके साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1, इसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है, जीआईटी ट्रैक्ट पे। जीआईटी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उसमें इरिटेशन करवाता है। तो आपको पता हो कि इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, जीआईटी पे इफेक्ट होता है। इससे क्या होती है, एनोरेक्सिया हो जाती है, भूख वगैरह नहीं लगती, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ये सारे, नोजिया, वोमिटिंग, ये सारे। ये बस सिंपली आपको पता हो कि ये जीआईटी पे भी इरिटेशन करवाती है। सही है। सिंपली। दूसरा इसका क्या असर होता है, यहाँ से सर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये है कि टेट्रासाइक्लिन डज नॉट टेक विद डेयरी प्रोडक्ट्स बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग चिलेट प्रॉपर्टीज। अच्छा। ओके, वो पढ़ते हैं ना, वो बूंस पे करता है ना, चिलाटिंग एजेंट। कैल्शियम यहाँ पे देखिएगा। सेकंड, इसका साइड इफेक्ट क्या है, बूंस एंड टीथ पे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। सही है। तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम के प्रोडक्ट ज्यादा होती हैं, जिसे चिलेटिंग एजेंट भी कहा जाता है। सही है। तो वो क्या होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है ज्यादा ग्रोइंग बूंस एंड टीथ में। उससे क्या हो जाती है, कैल्सिफिकेशन एक होती है बूंस में, तो वो रुक जाती है। ये थोड़ा एडवांस लेवल तक है। तो इससे क्या होता है, टीथ का जो कलर होता है ना, वो डिस्कलरेशन उसमें आ जाती है परमानेंटली। ठीक है। परमानेंटली डिस्कलरेशन हो जाती है, येलो कलर या ब्राउन कलर के टीथ हो जाते हैं, या बूंस की ग्रोथ रुक जाती है, या फ्रैक्चर की हीलिंग रुक जाती है। तो सिंपली आपने याद रखना है कि बोन्स और टीथ पे भी इफेक्ट करती है, जीआईटी ट्रैक्ट पे इरिटेशन करवाती है। तीसरा क्या है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी होती है।
मतलब ज्यादा मिकदार में या एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन आप प्रिपेयर कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो वो किडनी को भी डैमेज कर सकती है। सही है, तो ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी है, उसके साथ हाइपर सेंसिटिविटी, वही बात, रिएक्शंस हो सकते हैं, स्किन में रेशेस वगैरह बन सकते हैं, या डर्मिस वगैरह हो सकता है। ठीक हो गया। और हमने एक चीज और भी पढ़ी थी यहाँ पे शायद नहीं मौजूद, हेपाटोटॉक्सिसिटी भी बताया था। ठीक है, हेपाटो टॉक्सिसिटी भी होती है टेट्रासाइक्लिन से, ये भी बताया था, तो यहाँ पे आपने नोट डाउन करना है। हेपाटो टॉक्सिसिटी भी होती है टेट्रासाइक्लिन से। तो ये आपने याद रखना है, शायद ये पोल्ट्री में एमसीक्यूज आ चुका था, इसका साइड इफेक्ट्स देखते हैं। मैंने देखा था, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अगर मौजूद हो तो। ठीक है, ये देखें 24 नंबर क्वेश्चन है, टेट्रासाइक्लिन है फॉलोइंग अनवांटेड इफेक्ट्स, मतलब साइड इफेक्ट्स की बात कर रहा है। इरिटेशन ऑफ गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, मतलब जीआईटी ट्रैक्ट, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। डेंटल हाइपोप्लेशिया या बून डिफॉर्मिटीज, वही बात है, डेंटल और बून्स पे इफेक्ट करती है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। और तीसरा क्या है, हेपाटोटॉक्सिसिटी, तो ये भी हमने पढ़ा था, ये भी होता है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होगा, तो ये टेट्रासाइक्लिन का उसने साइड इफेक्ट्स ऑलरेडी पूछा हुआ है। सही है, तो इसलिए मैं सबके साइड इफेक्ट्स करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, वो आपने लिस्ट करने हैं। आपको जस्ट पता हो कि ये जीआईटी पे भी करती है, बोन्स पे भी करती है, टीथ पे भी करती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हेपाटोटॉक्सिसिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। बाकी जैसे ऑटोटॉक्सिसिटी हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो जिसका जो इम्पोर्टेंट है वो जरूर याद रखना है। हाइपर सेंसिटिविटी आप देख रहे हैं सब में रिपीट हो रहा है, तो ये वाला वो कभी नहीं देगा पेपर में, क्योंकि ये सब ड्रग्स में होता है तकरीबन साइड इफेक्ट्स। ये तो जो जिनके जो इम्पोर्टेंट हैं, यूनिक है या कॉमन है, वो आपने जरूर याद रखनी है। तो ये कहाँ पे क्लिनिकली कहाँ पे यूज की जाती है, ब्रोंको नमूनिया में यूज की जाती है। ठीक है, रिस्पायरेशन में। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें भी जो है ना ये चीज टेट्रासाइक्लिन यूज की जाती है। मेट्राइटस, यूट्राइन का कोई इन्फेक्शन है उसमें भी टेट्रासाइक्लिन यूज की जाती है, मेस्टाइटस वगैरह, पोस्टाइटस या प्रोस्टेट वगैरह में इन्फेक्शन है तो उसमें भी की जाती है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट इसके नहीं है। बस यूरिनरी ट्रैक्ट में मेट्राइटस या ब्रोंकोनमुनिया वगैरह में ये यूज की जाती है। ये क्लिनिकल यूज थे। स्कैम्फनी कॉल्स वगैरह में ये भी हमने पढ़े थे, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टेटिक्स होते हैं। ये भी कहाँ पे जाके बाइंड करते हैं, प्रोटीन पे, प्रोटीन भी 50S पे। इसके क्लोरोमा फेनिकाल, फ्लोरोफेनिकाल, ये फ्लोरोफेनिकाल वाले ड्रग्स आपने याद रखनी है, तो ये एम्फनी कॉल्स में आते हैं। तो इसमें क्या क्या ड्रग्स मौजूद होती हैं वो तो मैंने बता दी, इसकी हिस्ट्री में क्या क्या है ये आपने याद रखनी है। क्लोरोमाफेनिकॉल जो है ये फर्स्ट ड्रग इस ग्रुप से डिस्कवर की गई थी। जैसे हमने वहां से पढ़ा था ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट थी अमाइनो ग्लाइकोसाइड से, ऐसे ही एम्फनी कॉल्स जो होते हैं इनमें से पहली ड्रग क्लोरोमाफेनिकॉल थी। इसको ऑब्टेन किया गया था किससे, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेंजुलाई से। ठीक है, वेनिजुलाई से जो है ना इसको डिस्कवर किया था, इसका मैंने सोर्स बताया था 1947 में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये फर्स्ट इस ग्रुप से ड्रग थी जिसको डिस्कवर किया गया था, क्लोरोमा फेनिकाल्स को। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शायद हाँ यहाँ पे, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, सिंपली आपने याद रखना है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देते हैं बैक्टीरिया की, और ये बाइंड करते हैं 50S राइबोसोमल यूनिट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी पेप्टाइड वगैरह की चेन को रोका जाता है, तो अमाइनो एसिटाइल ट्रांसफर ट्रांसफर आरएनए को एक्सेस नहीं मिलती ताकि वो राइबोसोम तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। तो सिंपली आपने याद रखना है कि जो है ना ये प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देती है 50S राइबोसोमल यूनिट्स। उसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके भी पेपर के हवाले से साइड इफेक्ट्स। तो नंबर 1 है बोन मेरो सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था आपको। बोन मेरो की सप्रेशन जो होती है ये होती है क्लोरोमाफेनिकॉल के ओवर यूज से। बोन मेरो की सप्रेशन हो जाती है जिससे फिर एनीमिया वगैरह हो जाता है। तो आपने याद रखना है कि बोन मेरो पे भी ये इफेक्ट करती है। उसके बाद जीआईटी पे ये भी कर रही है, गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। उसके बाद
जो है ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी ये इफेक्ट करती है। ठीक है, सडन डेथ जिससे हो जाती है। उसके बाद इसका एक और इफेक्ट होता है जो ह्यूमंस में होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में दे सकता है। ठीक है, तो क्लोरोमाफेनिकॉल जब ज्यादा डोज में दी जाती है तो लिवर जो है वो डैमेज हो जाता है, या वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाता क्लोरोमाफेनिकॉल को या इन एम्फनिकोल के कंपाउंड्स को। तो उससे क्या हो जाता है, बॉडी का जो कलर है वो ग्रे हो जाता है, उसमें साइनोसिस हो जाती है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स भी हो सकता है। इसको कहा जाता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ये पेपर में आ सकता है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, क्लोरोमाफेनिकॉल की वजह से होता है। ये बोन मेरो पे भी इफेक्ट करती है, और इसका मेन इफेक्ट क्या है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये आपने याद रखना है। सही है, तो ये ठीक हो गया। तो और ये क्लिनिकल यूज इसका क्या है कि ओटाइटस एक्सटर्ना, मतलब आउटर एयर में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें ये ड्रग्स दी जाती है। उसके बाद रिस्पायरेशन के इन्फेक्शन में भी दी जाती है। ठीक है, बाकी जो ह्यूमन मेडिसिन में टाइफाइड फीवर में ब्रूसलोसिस भी होता है तो उसमें भी ये दी जाती है। तो ये नहीं, ओटाइटस में दी जाती, तो इसका क्लिनिकल यूज तो नहीं पूछा पूछा जाएगा। फिर आते हैं मैक्रोलाइड्स। इनको कंप्लीट करते हैं। मैक्रोलाइड्स बैक्टीरियोस्टेटिक, ये अभी क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देते हैं। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पढ़ चुके हैं, 50S राइबोसोमल यूनिट। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, एरिथ्रोमाइसिन, टाइलोसिन, जो है ना, उसके बाद कैलिथ्रोमाइसिन, टेलिमोसाइन, ये सारी ड्रग्स, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी इसमें आती हैं, साइन वाले। सही हो गया, तो ये मैक्रोलाइट्स में आते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, ये 50S राइबोसोमल यूनिट्स पे बाइंड करती हैं, उससे जो है प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। सिंपली आपने ये याद रखना है। और ये कॉमनली यूज होते हैं कहाँ पे, माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन में। अगर पूछा जाए कि माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन या माइकोप्लाज्मा का जो इन्फेक्शन होता है उसमें कौन सी ड्रग होती है, तो यहाँ से टाइलोसिन वगैरह यूज की जाती है, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। क्लिनिकल यूजर ये नीचे पढ़ेंगे भी से, बट यहाँ पे जल्दी में बता दिया, क्लास में खत्म हो जाए। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आई होप के ये क्लियर है। बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट इतना नहीं है, जीआईटी डिस्टरबेंस हो जाएगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई डिस्टरबेंस कर देगा, हाइपर सेंसिटिविटी, या जहाँ पे इंजेक्शन दे रहे हैं वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, तो ये एज सच कोई इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। ठीक है, कोनिलोन्स, कोनिलोन्स भी हम पढ़ चुके हैं, ये बैक्टीरियोसाइडल होते हैं जो डायरेक्ट किल करते हैं, और ये करते हैं डीएनए गायरेज की सिंथेसिस को रोक देते हैं, डीएनए गायरेज एंजाइम पे जाके बाइंड होते हैं। सही है, इसमें सिप्रोफ्लॉक्सिन वगैरह हमने पढ़ा था, एंड्रोफ्लॉक्सिन, लेवोफ्लॉक्सिन, ये सारे फ्लॉक्सिन वाले इसमें आते हैं। तो इस फैमिली में कोनिलोन्स में जो पहला कंपाउंड आया था, नेली डेक्सिक एसिड आया था। ये जो पहला पहला जो डिस्कवर किया गया था ना, वो आपको जरूर याद होना चाहिए, नेली डेक्सिक एसिड। तो ये भी इसमें आता है, नेली डेक्सिक, ये फर्स्ट जनरेशन में आता है, ये क्लासिफिकेशन भी इसकी है। फर्स्ट जनरेशन में क्या है, नेली डेक्सिक एसिड आपने याद रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड में एंड्रोफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन जो इंपॉर्टेंट यूज किए जाते हैं, नोरोफ्लॉक्सिन, ये सेकंड जनरेशन में आते हैं। थर्ड जनरेशन में लेवोफ्लॉक्सिन आता है। सही है, तो ये डिफरेंट जनरेशन में इसको डिवाइड किया गया है, कोनिलोन्स को भी। तो फर्स्ट जनरेशन है, मतलब ये नैरो स्पेक्ट्रम, यहाँ तो ग्राम पॉजिटिव, यहाँ तो ग्राम, मतलब लिमिटेड यूज होता है इसका। सेकंड जनरेशन जो होती है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, एंड्रोफ्लॉक्सिन वगैरह। यहाँ सिप्रोफ्लॉक्सिन आप देखते हैं ज्यादातर दिए जाते हैं, ये नोरोफ्लॉक्सिन। तो इनका स्ट्रांग इफेक्ट होता है। और थर्ड जनरेशन लेवोफ्लॉक्सिन जो होती है, ये इसका इतना ज्यादा फंक्शन नहीं होता, बट इसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह सही होती है या पेनिट्रेशन सही होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ चुका है आपको, डीएनए गायरेज एंजाइम को जाके रोक देती है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, डीएनए गायरेज एंजाइम भी। उसके बाद इसका जो है साइड इफेक्ट्स क्या होता है, साइड इफेक्ट्स में कार्टिलेज की डिफॉर्मिटीज वगैरह जो है ये करवाता है, कार्टिलेज में कार्टिलेज डिसफंक्शनल इनकी वजह से होता है, एंड्रोफ्लॉक्सिन, नोरोफ्लॉक्सिन, इनकी वजह से, कोनिलोन्स के कंपाउंड से। तो ये आपने इसका साइड इफेक्ट जरूर याद रखना है, कार्टिलेज डैमेज हो जाता है यंग एनिमल्स में, जो है ना, कार्टिलेज के डिसफंक्शन के असरात देखे जाते हैं। और कोई इसमें नहीं है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है।
ठीक है, केट्स में स्पेशली ब्लाइंडनेस ये करवा सकता है, इसका ओवरडोज। ठीक है, रेटिनल टॉक्सिसिटी जिसको कहा जाता है। तो ब्लाइंडनेस एंड कार्टिलेज डैमेज इसका होता है। और जो है ना, साइड इफेक्ट्स थोड़े इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं हम आज क्लास। कल यहाँ से शुरू करेंगे, और क्लास कल हम अपनी फार्मा को खत्म करेंगे। अदर एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, एंटी पायरोप्लाज्मासिस ये भी हम पढ़ चुके हैं, बेबिसिया की ड्रग है, ट्राइपनोसोमियासिस की ड्रग, जर्डियल ड्रग्स। उसके बाद एक तो पेस्टिसाइड्स कौन से यूज होते हैं। बस यहाँ तक हमारा कल इंशाल्लाह क्लास खत्म हो जाएगा, तो लिंक को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम करंट अफेयर्स की क्लास को कंटिन्यू कर पाए।